अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीदी। NG 522 का लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। लैंग्वेज असेसमेंट, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। जी सबसे पहले टॉपिक नंबर 30 पे आ जाएं। व्हाट इज़ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन? जी टेस्ट क्या होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो टूल्स जिसकी मदद से टेस्ट किया जाता है किसी परफॉर्मेंस को, किसी एबिलिटी को, किसी नॉलेज को। यही होता है ना टेस्ट। बस ये MCQs है और ये आपने पढ़ लेने हैं। बेंचमैन और पाल्मर ने मेंशन किया कि टेस्ट यूज़फुल होते हैं। उनके कुछ मतलब करेक्टरिस्टिक्स उसने बता दिए कि टेस्ट इज़ यूज़फुल व्हेन इट हैज़ ऑथेंटिसिटी, interactiveness and practicality in addition to measurement qualities which are reliability and validity। ठीक है, टेस्ट में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वो ऑथेंटिक होने चाहिए, इंटरेक्टिवनेस होनी चाहिए, आपको समझ भी आना चाहिए जो आपको टेस्ट दिया गया है आप उसे समझ पाएँ आसानी से। प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, आपके जो है वो टेस्ट उस बेस पे होना चाहिए कि हाँ जी प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं। ये नहीं है कि आपको 100 चैप्टर दे दें और फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप टेस्ट में फुल मार्क्स दें, या बहुत ही कोई हाई किस्म का, एक्सपेंसिव किस्म का टेस्ट रख दें जो कि आप ले भी नहीं सकते, दे भी नहीं सकते। कुछ इस तरह की जो होती हैं ना, जो मतलब रियल लाइफ पे बेस्ड होनी चाहिए आपकी, कि आप प्रैक्टिकली वो दे भी सकें आसानी से। टेस्ट में वो चीज़ होनी चाहिए, या वो आसान होना चाहिए कि भाई हाँ भाई एक इंसानी दिमाग के मुताबिक उसे एक आसान टेस्ट बना के दो कि जो ठीक है वो आसानी से दे भी सके। उसकी परफॉर्मेंस ही मुहैया करनी है ना। और इसमें रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, वैलिडिटी भी होनी चाहिए। आगे उन्होंने ये दोनों खुसूसियात डिटेल से बयान की हैं। सबसे पहले जी उन्होंने कहा है डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। जी वक्री से वक्री ही डिफरेंस करते रहते हैं। टेस्टिंग जी उन्होंने कह दिया, टेस्ट आप ये कह लें कि टेस्टिंग मेजर्स द लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज दैट हैज़ बिन रीच्ड। एक इंसान ने कोर्स लिया, उसने वो पढ़ा, उसने कुछ सीखा, एट द एंड ऑफ द कोर्स वो जो टेस्ट उससे लिया जाता है वो जी टेस्ट होता है। ठीक है। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड एविडेंस। अच्छा जी, अब इसमें इवैल्यूएशन में आपका वो थ्रू आउट कोर्स सारा प्रोसेस इवैल्यूएट जो करेंगे वो जी इवैल्यूएशन में आता है। ठीक है, टीचर आपको देखती है कि आपने थ्रू आउट कैसा पार्टिसिपेशन की क्लास में, आपकी क्या क्लास अटेंडेंस थी, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही सारा साल, और उनका जो टीचिंग प्रोग्राम है या टीचिंग मेथड है वो कैसा रहा किसी भी चीज़ को पढ़ाने में, आपको सिखाने में, और आपका आगे से क्या रिएक्शन था। थ्रू आउट जो भी वो इवैल्यूएशन करेंगे थ्रू ऑब्जर्वेशन, या यहाँ पे लिखा हुआ है एविडेंस, जो उन्होंने सारा साल आपकी एक रिपोर्ट बनाई होगी, वो आपकी इवैल्यूएशन होगी। ठीक है। टेस्ट कोई एक जो इंस्ट्रूमेंट या टूल जो वो यूज़ करते हैं आपकी स्किल को टेस्ट करने के लिए, जैसे कि आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम। ठीक है, वो टेस्ट क्या आप कह लें। ठीक है, हम उससे वो पता लगा रहे हैं कि जी आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। और इवैल्यूएशन थ्रू आउट आपकी पूरी जो साल में आपको वो इवैल्यूएट करते हैं, जज करते हैं। ठीक है, ये जी इसका डिफरेंस उन्होंने ये कर दिया है। रिलायबिलिटी क्या होती है? एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेस्ट इज़ बीइंग रिलायबल। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेस्ट का या खुसूसियत है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से है का सिंबल अगर मैं आपको बोलूँ कंसिस्टेंसी, मतलब एक टेस्ट है, वो एक ग्रुप से लिया गया है, वो टेस्ट उनके सेम मार्क्स आए हैं। वही टेस्ट दूसरे ग्रुप से लिया गया है, उनके भी उतने ही सेम मार्क्स आए हैं। मतलब टेस्ट इतना रिलायबल है कि उसका स्कोर्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं, सारी तरफ से एक जैसे ही रिज़ल्ट वो दे रहा है। ठीक है, ये है रिलायबिलिटी। यहाँ इसकी एक मिसाल ये है कि अगर आपने एक टेस्ट एक हफ़्ते पहले लिया, उसका एक स्कोर आया, वही टेस्ट आपने 2 हफ्तों बाद बच्चों से लिया और बच्चों ने सेम रिज़ल्ट आपको उस टेस्ट का दिया, तो जी आपका टेस्ट क्या कहलाया जाएगा? रिलायबल कहलाया जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ओवर टाइम और क्रॉस रेटर्स इज कॉल्ड
रिलायबिलिटी, ठीक है। 3 एस्पेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी क्या है जी? ये है, सॉरी, देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ मैंने ना मुंह पे नहीं चढ़ा ये वर्ड, रिलायबिलिटी, नेमली इक्विवेलेंस, स्टेबिलिटी एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी। इक्विवेलेंस क्या होता है कि जी एक टेस्ट, एक टीचर ने आपको स्कोर दिए, फिर आपसे किसी और टीचर ने वही टेस्ट लिया, उसने भी आपको सेम स्कोर दिए, मतलब ऐसा टेस्ट जो कि एक्यूरेटली आपको स्कोर लेके दे सके, इक्विवेलेंस कर सके, वो जी ये होता है एक एस्पेक्ट रिलायबिलिटी में। जैसे कि मैथमेटिक्स का टेस्ट, उसमें वो कहते हैं ना कि पूरे स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं जी, ये होता है इक्विवेलेंस के एक टीचर ने बिल्कुल सेम मार्क्स आपको दे, दूसरा टीचर भी बिल्कुल सेम मार्क्स आपको दे। ये नहीं है कि दूसरे ने आपके 8 का नंबर काट लिया कि जी ये कैसा बेढंगा सा 8 लिखा है, गलत राइटिंग, गंदी राइटिंग, ये है वो है, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो इक्विवेलेंस ये है। स्टेबिलिटी के जी वही स्टेबल, आपके स्कोर स्टेबल होने चाहिए। पहले आप 1 हफ्ते पहले टेस्ट दें, ये नहीं है कि 2 हफ्ते बाद आप टेस्ट दें तो फिर आंडा आ जाए तो जी स्टेबल होने चाहिए। और थर्ड है इंटरनल कंसिस्टेंसी जी, आपके टेस्ट में इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इससे ये मुराद है कि अगर जिस चीज़ का टेस्ट हो रहा है ना, उसमें फिर वही चीज़ होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है ना कि लैंग्वेज एंग्जाइटी के मतलब सवालों का टेस्ट है और बीच में कोई दूसरा टॉपिक टीचर ठोक दे, तो जी ना, ये इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो जी रिलायबिलिटी की ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। वैलिडिटी पे आ जाए जी। वैलिडिटी क्या होता है कि आपका टेस्ट वो टेस्ट कर सके जो कि उसे टेस्ट करना चाहिए। कंफ्यूजिंग है, मतलब कि अगर टीचर ने आपका स्पीकिंग स्किल का टेस्ट लेना है और वो आपको लिखवाने बैठ जाए कुछ कि जी मुझे ऐसे लिख के दें, अब ये आपका स्पीकिंग स्किल का तो नहीं टेस्ट होगा ना, तो टेस्ट को वो टेस्ट करना चाहिए जो उसे टेस्ट करना चाहिए ठीक है, तो वो वैलिड कहलाएगा। टीचर आपको कुछ ऐसे स्पीकिंग का बारे में स्पीकिंग टेस्ट आपसे लेगी, कोई आपको टॉपिक देगी जिस पे आपने बोलना है कुछ, तो वो कहलाया जाएगा हाँ जी स्पीकिंग स्किल है ये, ठीक है। टाइप ऑफ वैलिडिटी जी, ये सारी टाइप्स हैं, घबराना नहीं है, सब कुछ वो एक्सप्लेन आगे कर देंगे। Validity criteria to review an EFL exam. According to Fowler, there are 6 guidelines to review the English foreign language exam for content validity criteria. 6 guidelines दी गई हैं जिसके ज़रिए हम इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज एग्ज़ाम में जो कंटेंट दिया जाता है उसकी वैलिडिटी को वो कर सकें, मुहैया कर सकें, या कि क्राइटेरिया दिया गया है। सबसे पहले क्लैरिटी इन वर्ड्स जी, आपके जो ये टेस्ट है उसमें जी वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आइटम्स आपको दिए जाएं वो आपसे रेलिवेंट होनी चाहिए, जो आपने लेसन पढ़े उससे रेलिवेंट होनी चाहिए। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, एब्सेंस ऑफ बायस्ड वर्ड एंड फ्रेजेस, फॉर्मेटिंग ऑफ आइटम्स, क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें कुछ मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, सिंपल सी क्राइटेरिया हैं। अब जी यहाँ पे उन्होंने कुछ दिमाग की दही करने के लिए लिख दिया हुआ है। उनका कहना है कि आपका अगर टेस्ट रिलायबल है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो। हाँ, अगर आपका वैलिड होगा टेस्ट तो ये फिर ज़रूरी है कि वो रिलायबल भी हो। रिलायबिलिटी के लिए वैलिड होना ज़रूरी नहीं है, वैलिड होने के लिए रिलायबिलिटी ज़रूरी है। मिसाल इसकी मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसा कि आपसे टीचर ने स्पीकिंग स्किल का टेस्ट लेना है, ठीक है। अब जी वो आपसे टेस्ट लिया है, 1 बार लिया है, 2 बार लिया है, आपका एक जैसे मार्क्स आ रहे हैं, स्कोर वो जो है टेस्ट एक जैसा दे रहा है, कंसिस्टेंसी है उसमें टेस्ट में, तो वो क्या कहलाएगा? रिलायबल कहलाएगा। रिलायबल कंसिस्टेंसी ही होती है ना, ठीक है।
पर मसला पता है यहाँ पे क्या है कि टीचर ने उस स्पीकिंग स्किल में आपसे ग्रामर की डेफिनेशंस पूछी हैं। अब वो तो डेफिनेशन आप रट के बता देंगे, तो इसमें आपकी स्पीकिंग स्किल का तो कोई आपकी मेजरमेंट नहीं हो रही ना। मतलब वो जो टेस्ट जिस बारे में है वो टेस्ट उस चीज़ को टेस्ट तो नहीं कर रहा ना, तो वो वैलिड नहीं होगा। ऑल तो वो रिलायबल है, आपके एक जैसे टेस्ट एक जैसे मार्क्स आ रहे हैं, बट वो वैलिड नहीं है। तो उनका ये कहना है कि जब रिलायबिलिटी के लिए वैलिड होना ज़रूरी नहीं है, बट वैलिड अगर आपका टेस्ट हो तो फिर उसके लिए रिलायबिलिटी लाजमी चाहिए। ठीक है, होप सो ये आपको दिमाग की नहीं कुछ समझ आ गया होगा। आगे जी आ जाए टॉपिक नंबर 31 पे, काइंड्स ऑफ टेस्ट। ये जी इतने सारी काइंड्स हैं टेस्ट की। सबसे पहले जी आ जाए प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग पे। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग क्या होती है? मींस हैविंग सफिशिएंट कमांड ऑफ द लैंग्वेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ये जी ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि बच्चा जितना प्रोफिशिएंट है ना अपनी लैंग्वेज में, उसको टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे की प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए जो बनाए जाते हैं टेस्ट, वो क्या कहलाते हैं? प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहलाते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजंस, MCQs। फिर जी एक और MCQs के कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन एंड ऑक्सफर्ड EFL एग्जामिनेशन। द फंक्शन ऑफ दीज टेस्ट टू शो वेदर कैंडिडेट्स हैव रीच्ड अ सर्टेन स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड एबिलिटीज़। ये जी दो ऐसे टेस्ट हैं जो कि प्रोफिशिएंट टेस्ट कहलाए जाते हैं। इसको बच्चे देते हैं तो वो ये टेस्ट ये ज़ाहिर करते हैं कि ये जो फ़लाँ बच्चा जिसने ये टेस्ट दिया है वो जी इस चीज़ में प्रोफिशिएंट हो गया हुआ है। ठीक है, ये जी जैसे कि एक बच्चा आया है, एक उसने कोर्स लिया है, वो पूरा कोर्स करने के बाद जी वो एक चीज़ में, वो एक लैंग्वेज के एक उसमें प्रोफिशिएंट हो गया। मिसाल के तौर पर बिज़नेस कम्युनिकेशन करने वो आया है और बिज़नेस कम्युनिकेशन का उसने कोर्स लिया है और वो उसमें प्रोफिशिएंट हो गया एट द एंड ऑफ द सेशन। उसने ये प्रोफिशिएंट टेस्ट दिया, उन्होंने जी आगे से उसे पास करके उसको सर्टिफिकेट दे दिया, हाँ जी ये बच्चा जो है ये प्रोफिशिएंट है बिज़नेस कम्युनिकेशन में। क्लियर है। नंबर 2 पे आ जाए जी अचीवमेंट टेस्ट। जी अचीवमेंट टेस्ट नाम से ज़ाहिर है जो आप स्किल या नॉलेज अचीव कर चुके हैं उसका टेस्ट होना अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ डेवलप्ड स्किल और नॉलेज। याद रखें, डेवलप्ड स्किल, आपके अंदर वो स्किल या नॉलेज डेवलप्ड हो चुकी है, आपने वो स्किल हासिल कर ली है, देन आप उसका टेस्ट देंगे तो फिर अब जी अचीवमेंट टेस्ट कहलाया जाएगा। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज़ अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट डेवलप टू मेजर स्किल्स एंड नॉलेज, MCQs। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंग्वेज कोर्सेज। जाहिर सी बात है अब हर तरह के टेस्ट उन्होंने लैंग्वेज कोर्सेज के अंदर डालने ही डालने होते हैं। खैर, काइंड ऑफ अचीवमेंट टेस्ट जी, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। एक फाइनल अचीवमेंट टेस्ट होती है और एक प्रोग्रेस अचीवमेंट टेस्ट होता है। फाइनल अचीवमेंट टेस्ट नाम से जाहिर है एट द एंड ऑफ द सेशन जो आपका फाइनल आपका जो स्किल है उसका टेस्ट लिया जाएगा, वो जी आपका फाइनल अचीवमेंट टेस्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, और जी प्रोग्रेस अचीवमेंट टेस्ट जी आपका जो थ्रू आउट सेशन जो रेगुलर वे में आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपका प्रोग्रेस कैसी जा रही है, वो जो टेस्ट होते हैं वो प्रोग्रेस अचीवमेंट टेस्ट कहलाते हैं। क्लियर है। थर्ड जी डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक नाम से जाहिर है जी डायग्नोस किया जाए, बच्चे का टेस्ट लिया जाए और डायग्नोस किया जाए कि उसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। ये जी टेस्ट आपको किसी भी कोर्स ज्वाइन करवाने से पहले आपसे लिया जाता है कि टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटर को पता लगे कि जी आया इस बच्चे को कौन से कोर्स में डालना चाहिए, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ पे इसको किस चीज़ में ये प्रोफिशिएंट है, किस चीज़ में इसे मदद की ज़रूरत है, किस कोर्स में इसको डालने की ज़रूरत है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए लिए जाते हैं और ये कोर्स के शुरू में लिए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाए जी प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट टेस्ट क्या है? नाम से जाहिर है कि इस बच्चे का टेस्ट लें फिर हमें पता लगे कि हम इस बच्चे को कहाँ प्लेस करें। ठीक है,
A placement test is a test used to determine which course a learner should attend. प्लेसमेंट टेस्ट लिया जाता है ताकि हमें पता लग सके ये बच्चा कहाँ प्लेस करता है, कहाँ स्टैंड करता है, क्या इसकी वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं। जैसे डायग्नोस्टिक था ना, समझ लें उसी के अलग से नाम उन्होंने इधर रख दिया हुआ है, दोबारा से फिर से एक नया टेस्ट बना दिया हुआ है जी, दिमाग की दही करनी थी बस। खैर, प्लेसमेंट टेस्ट ही दिया जाता है बच्चे को कि हमें पता लग सके इसे कौन से कोर्स की ज़रूरत है, कौन से कोर्स में इसको प्लेस करना है, कौन से क्लास में इसको प्लेस करना है, कौन से ग्रेड में इसको प्लेस करना है। हमें जी इसके टेस्ट से पता लगेगा ये कौन सी स्किल पे स्टैंड होता है, ठीक है। कहाँ पे इसके जो है वीकनेसेस पाई जाती हैं, कहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। प्लेसमेंट टेस्ट इसलिए लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाए जी 4 कंस्ट्रक्शंस ऑफ प्लेसमेंट टेस्ट। जी अब 4 कंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टेस्टिंग, डिस्क्रीट पॉइंट वर्सेस इंटीग्रेटिव टेस्टिंग, नॉर्म रेफरेंस्ड वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव टेस्टिंग। आगे बेहतर तौर पर फुल एक्सप्लेन किया हुआ है, टेंशन नहीं लेनी आपने, कुछ नहीं छोड़ते व्यू वाले। डायरेक्ट टेस्टिंग जी क्या होती है, नाम से जाहिर है, इसमें जी जो टीचर आपकी जिस स्किल का टेस्ट लेना चाहता है वो डायरेक्टली वही टेस्ट आपको देता है, ठीक है। टेस्टिंग इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन इट रिक्वायर्स द कैंडिडेट टू परफॉर्म प्रिसाइसली द स्किल विच वी विश टू मैया। आगे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, इफ़ वी वांट टू नो हाउ वेल कैंडिडेट कैन राइट कंपोजिशन वी गेट देम टू राइट कंपोजिशन। अगर आपने बच्चे की कंपोजिशन का टेस्ट लेना है तो फिर उसे कंपोजिशन दो ना टेस्ट करने के लिए। डायरेक्टली जो आप स्किल उसकी टेस्ट करते हैं वो जी डायरेक्ट टेस्टिंग में आती है, ठीक है। आगे जी अगेन MCQs है, डायरेक्ट टेस्टिंग इज़ ईजियर टू कैरी आउट व्हेन इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर द प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स जब आप बच्चे की लैंग्वेज में आप मुहैया करना चाहते हैं ना, तो फिर आपकी डायरेक्ट टेस्टिंग उस वाले से बहुत अच्छी है। प्रोडक्टिव स्किल्स ये होती हैं जिसमें बच्चा प्रोडक्ट करता है, जैसे राइट करना, स्पीक करना, ये जी डायरेक्ट प्रोडक्टिव स्किल्स में आती हैं। नेक्स्ट जी आ जाए इनडायरेक्ट टेस्टिंग, उसी का अपोजिट कर लें। आपने एक चीज़ बच्चे को टेस्ट करने बच्चे को दी, आप अब उसके वो जो आपने दी है ना उसके ज़रिए आप कुछ और उसके स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली आप कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं, तो जी वो इनडायरेक्ट टेस्टिंग में आती है। जैसे कि इन्होंने मिसाल दी, ग्रामेटिकल नॉलेज कंट्रीब्यूट्स टू राइटिंग एबिलिटी, देन अ ग्रामर टेस्ट में बी यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट टेस्ट ऑफ राइटिंग। आपने बेसिकली उसकी राइटिंग का टेस्ट लेना है बच्चे की, बट आप उसको डायरेक्ट ये नहीं कहते कि यार मुझे राइट करके ये दो, ये इस तरह आप ना उसे ग्रामर का टेस्ट दे देते हैं, तो इनडायरेक्टली आप फिर ये टेस्ट कर रहे हैं उसकी राइटिंग को, फजूल। सी जी लिखें जी सी क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जी अब इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल करके बताने लगी हूँ और इन्होंने कीचू मीचू कर दिया हुआ है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जी आपका जो है ना कि आपकी परफॉर्मेंस वो कंपेयर की जाती है आपके दूसरे कंपेटिटिव से। जो आपका दूसरा कैंडिडेट आपकी क्लास में दूसरे बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं ना, उससे आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे ने 80% मार्क्स ले लिए हैं ना, तो और बकाया सब बच्चों के 60% है, तो जी सारे 60% वालों को क्या कहा जाएगा कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक दूसरे से कंपेयर जिस टेस्ट में किया जाता है वो जी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आता है। और यहाँ पे क्या उन्होंने कहा है, वी आर नॉट टोल्ड डायरेक्टली बट द स्टूडेंट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग इन द लैंग्वेज। इसमें जी आपको कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं दिया जाता, एक इनडायरेक्ट टेस्टिंग होती है। टीचर कोई ऐसे टेस्ट लेती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं सिंपल मिसाल दूं, ऐसे ही बैठे बैठे टीचर ने टेस्ट ले लिया आपसे, तो जी और कोई स्टैंडर्ड भी नहीं किया हुआ, कोई भी बच्चे ने अगर अच्छा दे दिया है, कोई एक बच्चे ने अगर सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और बकाया सब न कम्मे न लाइक के हो गए हैं, उनसे नहीं दिया गया, तो फिर जी क्या है, ये कौन सा टेस्ट है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है जी। डी पे जी आ जाए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट।
ये इसमें क्या होता है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें ना आप एक दूसरे बच्चे को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जाता, उनके स्कोर को कंपेयर नहीं किया जाता। इसमें जी आप जो स्किल आपसे टेस्ट करने को बोला जा रहा है, जो टास्क आपको दिया जा रहा है, अगर आपने वो अच्छी तरह परफॉर्म कर दिया है देन ठीक है, आप पास हैं भाई। एक स्टैंडर्ड रख दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, ड्राइविंग टेस्ट में एक दूसरे से कंपेयर तो नहीं करते, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड रखा जाता है कि अगर इस बंदे को ये चीज़ करनी आ गई तो ये पास है, इसे ड्राइविंग लाइसेंस दे देना चाहिए। तो जी सिंपल ये क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। इसमें किसी को कंपेयर नहीं किया जाता, एक स्टैंडर्ड रख दिया जाता है, अगर वो बच्चा पास कर ले देन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है वो, ठीक है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे नीचे कहा है ये उन्होंने कहा है कि अगर आप बोले ना कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में कैसे एक्सप्रेस किया जाए कि किसी चीज़ का रिज़ल्ट या किसी बंदे का रिज़ल्ट, तो वो ऐसे है, ही शी इज़ एबल टू वेयर द एबिलिटी में रेफ़र टू सम स्मॉल और लार्ज इंटीग्रेटिव लैंग्वेज टेस्ट। उसमें जी ये नहीं कहा जाता कि इस बंदे ने इस बंदे से अच्छा परफॉर्म किया, उसमें ये कहा जाता है ये बंदे को ये टास्क दिया गया और ये इस काबिल है कि ये परफॉर्म कर चुका है और ये कर सकता है। ओके, होप सो आपको इन दोनों का मतलब पता लग गया होगा, डिफरेंस पता लग गया होगा या कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा जी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हैव टू पॉजिटिव वर्चूज़। क्या हैं जी, एक तो ये कि उनके एक मीनिंगफुल स्टैंडर्ड होते हैं उन टेस्ट के, ठीक है। दे सेट स्टैंडर्ड्स मीनिंगफुल इन टर्म ऑफ व्हाट पीपल कैन डू। एक स्टैंडर्ड होते हैं कि हाँ जी ये कर सकता है इंसान या ये नहीं कर सकता। दूसरा कि उसमें कंपैरिजन नहीं होता, तो स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि जी हम उन स्टैंडर्ड्स पे पहुँचें। नेक्स्ट ये आ जाए डिस्क्रीट पॉइंट टेस्टिंग पे। इस पे जी नाम से ज़ाहिर है डिस्क्रीट, यूनिक, वन, ठीक है। डिस्क्रीट में जी आपसे अलग अलग आइटम्स का 1 बाय 1 करके टेस्ट लिया जाता है। मतलब एक टेस्ट है ना तो वो एक ही चीज़ के बारे में है, ये नहीं है कि उसमें जैसे वो उर्दू का एग्ज़ाम नहीं होता, वो नहीं है कि सबसे पहले हम शेर की तशरीह कर रहे हैं, फिर हम खुलासा लिख रहे हैं, फिर पता नहीं क्या कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं, या ना इस तरह नहीं। डिस्क्रीट पॉइंट टेस्टिंग में एक ही एलिमेंट पे या एक ही लैंग्वेज के एलिमेंट के टेस्ट किया जाता है, आपको टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। मिसाल उन्होंने यहाँ पे दी है, अ सीरीज़ ऑफ आइटम्स ईच टेस्टिंग अ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक वक्त में आपसे बस एक ही टेंस का टेस्ट ले लिया, उसमें सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही जुमले थे। देन आगे बोला गया है डिस्क्रीट पॉइंट टेस्ट विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी इनडायरेक्ट। हमेशा MCQs है ये कि डिस्क्रीट पॉइंट टेस्ट हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं। अब टीचर आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन तो नहीं लिखवाएगी जिसमें इन पे ता है, ती है, तू है आता है, नहीं ना। उसमें तो आपको जुमले दिए जाते हैं, उसकी आप ट्रांसलेशन करते हैं, उससे टीचर पता लगाती है कि हाँ जी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया है। क्या मिसालें मैं दे रही हूँ। आगे आ जाए जी इंटीग्रेटिव टेस्ट पे आ जाए जी। इंटीग्रेटिव टेस्ट नाम से जाहिर है एक ही टेस्ट में बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके आपको दिया जाता है और आपसे टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि पहले मैंने उर्दू के एग्ज़ाम की मिसाल दी, उसमें बहुत सारी चीज़ों का हमसे एक साथ टेस्ट लिया जाता है। तो ऐसा टेस्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ों का हमसे एक साथ टेस्ट लिया जाता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटिव टेस्टिंग कहलाता है। यहाँ पे जी यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल है, दिस माइट इन्वॉल्व राइटिंग अ कंपोजिशन, मेकिंग नोट्स वाइल लिसनिंग टू अ लेक्चर, टेकिंग अ डिक्टेशन और कंप्लीटिंग अ क्लोज पैसेज। ठीक हो गया। आगे जी अगेन MCQ इसका देख लें। डिस्क्रीट पॉइंट टेस्ट विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी इनडायरेक्ट वाइल इंटीग्रेटिव टेस्ट विल टेंड टू बी डायरेक्ट। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्टिंग पे आ जाएं जी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बेसिकली आपके वो टेस्ट आते हैं जिनमें आप से जैसे वहाँ देयर इज़ नो वन राइट आंसर,
बस अगर मैं आपको सिंपल अगर बताऊं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपसे आपके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, मतलब आपका क्या ओपिनियन है। जैसे वो होता है ना, अक्सर व्यू में हमें दे दिया जाता है क्वेश्चन, जी आप फ़लानी अगर क्लास आपके सर पे पड़ जाए तो फिर आप उसे कैसे पढ़ाएंगे, तो फिर आप लिखते हैं मैं तो इसे डंडे की ज़ोर पे पढ़ाऊँगा। अब ये आप लिख सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, और कोई और कहता है कि मैं हम्बल टीचिंग करूँगा। तो जी ये ओपिनियन की बात होती है, और देयर इज़ नो वन राइट आंसर। तो जी वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, मैंने उल्टा कर दिया। सब्जेक्टिव टेस्ट बेसिकली ओपिनियन होता है। हाँ, सब्जेक्टिव टेस्ट बेसिकली ओपिनियन होता है, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है देयर इज़ ओनली वन राइट आंसर। सब्जेक्टिव टेस्ट देयर इज़ नो वन राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट देयर इज़ ओनली वन राइट आंसर। जैसे कि MCQs, टिक क्रॉस, इसमें जी आपकी कोई ओपिनियन नहीं पूछी जाती, जो सही है वो आप टिक कर देते हैं बस, और सबको उसी को ही टिक करना होता है, कोई ओपिनियन पे नहीं डिपेंड करता। ठीक हो गया। और आगे इसके मज़ीद उन्होंने डिफरेंस बता दिया है। उनका कहना है इफ़ नो जजमेंट इज़ रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द स्कोरर देन द स्कोरिंग इज़ ऑब्जेक्टिव। एक आपके सामने MCQs है, उसका एक ही राइट आंसर है, उसमें ना आपका जो है एग्ज़ामिनर वो आपको कोई जज करेगा कि जी इसकी ये ओपिनियन सही है या इसका ये आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। नहीं, एक ही आंसर है, वो करेक्ट है, वो उसे भी पता है, वो आपको भी पता है। तो जब जहाँ पे जजिंग ना हो, जहाँ पे जजमेंट ना हो, वहाँ पे क्या होता है, आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है। जहाँ पे जजमेंट आ जाए, जहाँ पे आपकी ओपिनियन आ जाए, अब ज़रूरी नहीं है कि स्कोरर जो है वो आपके ओपिनियन से क्या करे, एग्री करे, नहीं ना। तो जहाँ पे जजमेंट आ जाए वहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्टिव होती है। हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। अब कोई कहेगा मैं डंडे की बेस पे पढ़ाऊँगा बच्चे, कोई कहेगा मैं हम्बल टीचिंग करूँगा, स्कोरर कुछ और सोचता होगा। तो जहाँ पे जजमेंट आ जाए वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। जहाँ पे जजमेंट ना हो वहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अनदर डिफरेंस। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे जी एक और टेस्टिंग है जी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेस्टिंग। इसमें क्या होता है जी, आपकी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ या स्किल्स का टेस्ट लिया जाता है, और ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक टास्क के ज़रिए लिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक बिज़नेस कम्युनिकेशन में आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, आप इंटरव्यू कैसे देंगे या लेंगे, और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट लिया जाता है, वो जी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेस्टिंग में आता है। ठीक है, टॉपिक नंबर 32 पे आ जाए जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। जी ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं और आगे डिटेल से बताई गई हैं। सबसे पहले जी आ जाए ऑब्जेक्टिविटी पे। तो पीछे हमने जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट पढ़ा, वही ऑब्जेक्टिविटी भी उसी में आती है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, यही कि जी देयर इज़ ओनली वन राइट आंसर। ना आपका कोई जो है ओपिनियन आपसे पूछा जाए, ना जो है एग्ज़ामिनर कोई अपना ओपिनियन दे आपके उसके ऊपर आंसर के ऊपर। आपको भी पता है, उसे भी पता है कि राइट आंसर है, और उसने उसके ऊपर आपको स्कोर दे देना है, दैट्स इट। चाहे आपका वो जो है एग्ज़ामिनर वो चेक करे या कोई और उसके अलावा चेक करे, आपके स्कोर एक ही आएगा। और जब आपका टेस्ट ऐसा होता है तो फिर वो जी ऑब्जेक्टिविटी उसमें कहलाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, पढ़ना आपने सारा है जो कि मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि एक ही चीज़ को डिफरेंट जो है अल्फाज में ढाल के उन्होंने लिखा हुआ है, वो जब चीज़ आ जाती है क्या कहते हैं एग्ज़ाम में, और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि हाय हाय ये क्या आ गया। बहरहाल ऑब्जेक्टिव बेस्डनेस जी, उनका कहना है द टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपका टेस्ट आपको टीचर ने दे दिया, पर जो ऑब्जेक्टिव है वो भी तो टीचर को डिसाइड करना है ना कि मैं ये टेस्ट ले रही हूँ तो क्यों ले रही हूँ, मेरा मकसद क्या है, क्या स्किल है जो मैं टेस्ट करना चाहती हूँ अपने बच्चे में। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव प्री डिटर्मिन्ड होने चाहिए। Comprehensiveness जी, a test said to be have comprehensiveness if it encompasses all aspects of a particular subject of study। जी अगर आप
को जो पढ़ाया जा रहा है अगर उसके तमाम तर चीज़ें आपसे टेस्ट में ली जा रही हैं, आपसे टेस्ट किया जा रहा है उन चीज़ों का, तो जी वो टेस्ट क्या कहलाता है? कॉम्प्रिहेंसिबल कहलाता है। आपको समझ आ रही है कि हाँ जी जो मुझे पढ़ाया गया, जो मुझे लर्न करवाया गया, उसी का मुझसे टेस्ट लिया जा रहा है, कोई तीसरी चीज़ नहीं उठा के दे दी। वैलिडिटी जी इसका हमने पहले ही पढ़ा है यहाँ पे जी। एक उन्होंने बोला है, सेकंड लाइन देखें, वैलिडिटी इज़ अ मोर टेस्ट डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट बट रिलायबिलिटी इज़ अ प्योरली स्टैटिस्टिकल पैरामीटर MCQs। कि जी वैलिडिटी जो होती है वो ज़्यादा टेस्ट डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, जबकि रिलायबिलिटी जिसमें आपके स्कोर कंसिस्टेंटली आने चाहिए वो जी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर पर बेस कर दिया है। 4 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी भी आ गई है जी। सबसे पहले है ऑपरेशनल वैलिडिटी, आपका टेस्ट जिसमें आपको ऐसा कोई टास्क दिया जाए, ऐसा ऑपरेशन दिया जाए जिसकी मदद से आप वो स्किल, आपके अंदर जो स्किल है वो टेस्ट की जाए किसी टास्क के ज़रिए, किसी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, किसी ऑपरेशन के ज़रिए, वो जी क्या होगा? टेस्ट कहलाएगा, ऑपरेशनल वैलिडिटी वाला टेस्ट कहलाएगा। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है? ऐसा टेस्ट जो कि प्रिडिक्ट करे या कि जो हमें बता लगवाए कि आप फ्यूचर में भी कैसा परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर इंग्लिश एंट्री टेस्ट, वो एंट्री टेस्ट की बेस पे आपको प्रिडिक्ट करते हैं कि आया कि ये आगे जाके इंग्लिश सब्जेक्ट में जा रहा है तो ये इंग्लिश में सही परफॉर्म भी करेगा कि नहीं करेगा। ये अभी एंट्री टेस्ट में ही इसका ये हाल है। खैर, कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है? द आइटम इन द टेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ द टोटल कोर्स कंटेंट इज़ टू बी टेस्टेड। इसमें जी आपका पूरा सिलेबस का जो बीच में कंटेंट होता है उसको वो जब टेस्ट करता है तो वो ऐसा टेस्ट कहलाता है कंटेंट वैलिडिटी। मतलब कि अगर आपसे इंग्लिश का टेस्ट लिया जा रहा है तो उसमें खाली आपको ग्रामर का टेस्ट नहीं लिया जा रहा, वो आपसे वोकैबुलरी का भी टेस्ट लेंगे बीच में, वो आपसे मॉर्फोलॉजी का भी लेंगे, वो आपसे प्रोनाउंसिएशन भी ले सकते हैं। तो इस तरह का टेस्ट जो कि आपके कोर्स के पूरे कंटेंट को कवर करे, पूरे कंटेंट को आपसे टेस्ट ले, वो जी होता है कंटेंट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनिंग द टेस्ट स्कोर्स साइकोलॉजिकली। ऐसा टेस्ट जो कि आपकी साइकी स्किल्स जिसे कह लें उसका टेस्ट ले, ऐसे टेस्ट को कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट या क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट, इस तरह के टेस्ट जो कि आपके साइकोलॉजिकली आपको टेस्ट करें, आपकी ऐसे स्किल्स को, उनको कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का भी आपको हो गया हुआ है, मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है। ये जी पीछे वाली वही बात जो आपको पहले समझा दी हुई है कि एक वैलिड टेस्ट मस्ट रिलायबल होता है, उसमें रिलायबिलिटी मस्ट होती है। बट एक रिलायबल टेस्ट वो ज़रूरी नहीं है कि वैलिड भी हो। तो ये जी यहाँ पे उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन करके इसी चीज़ को लिख दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेने से कोई कुछ हो नहीं जाएगा। बहरहाल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिलायबिलिटी, 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को। एक ये कि द टेस्टी एंड द टेस्ट इटसेल्फ, एक वो जो टेस्ट दे रहा है वो, और या तो टेस्ट इटसेल्फ। डिफरेंट मेथड फॉर डिटर्मिनिंग रिलायबिलिटी, कौन से मेथड हैं जिससे हम रिलायबिलिटी अपने टेस्ट में लेके आ सकते हैं या डिटर्मिन कर सकते हैं रिलायबिलिटी। सबसे पहले जी टेस्ट रिलेटेड मेथड, टेस्ट रीटेस्ट मेथड। नाम से जाहिर है कि अब आप एक हफ़्ते में टीचर ने एक टेस्ट लिया, फिर अगले हफ्ते में उसने वही टेस्ट दोबारा लिया, टेस्ट रीटेस्ट मेथड। इससे जी पहले उसने जो टेस्ट लिया उसके नंबर आए, फिर दूसरा टेस्ट जो लिया उसके नंबर आए, उन दोनों के टेस्ट को उसने टेबल में वाले डाला, फिर कोरिलेशन किया, मतलब कि दोनों की आपस में मुमासलत देखी बच्चों के टेस्ट में। तो जी इस तरह क्या हुआ कि इस तरह हमने क्या डिटर्मिन किया, रिलायबिलिटी डिटर्मिन की। अगर दोनों के जो स्कोर हैं वो एक जैसे आए, दोनों एग्जाम के स्कोर एक जैसे आ रहे हैं या आसपास हैं एक दूसरे के, तो वो टेस्ट क्या कहलाएगा? रिलायबल कहलाएगा। ठीक है। अ टेस्ट इज़ administrated टू द सेम ग्रुप विथ शॉर्ट इंटरवल। ठीक है।
स्प्लिट हाफ मेथड जी, इसमें क्या होता है, आपका टेस्ट जो होता है स्प्लिट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, या जैसे कह लें कि हाफ कर दिया जाता है 2 सेक्शंस में। एक होता है ओड, एक इसमें जिसमें ओड स्कोरिंग होती है, और एक इसमें इवन स्कोरिंग होती है, ऑड 1 3 5, और एक में 2 4 6। ठीक है, दोनों सेक्शंस के जो होते हैं स्कोर्स को कोरिलेट किया जाता है। अगर दोनों सेक्शंस के स्कोर्स आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं बच्चों के, तो फिर वो टेस्ट रिलायबल कहलाएगा। ठीक है, पैरेलल फॉर्म टेस्ट पे आ जाए जी। पैरेलल फॉर्म में क्या है, रिलायबिलिटी इज़ डिटरमिन्ड यूजिंग 2 इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम टेस्ट कंटेंट। टीचर जो है वो 2 टेस्ट बनाती है और दोनों में एक जैसी आइटम्स रखती है। ठीक है, मतलब एक में उसने एक जैसी आइटम्स रखी और उसी से मिलती जुलती दूसरी आइटम्स रखती। समझ लें कि एक का ना साइनोनियम दूसरे में रख दिया, वो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होगा, फॉर्म्स अलग होंगी। ठीक है, तो रिलायबिलिटी इज डिटरमिन्ड यूजिंग 2 इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम टेस्ट कंटेंट। दीज प्रिपेयर्ड टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू द सेम ग्रुप वन आफ्टर द अदर। 2 टेस्ट बनाए हैं, दोनों में एक जैसी चीज़ें रखी हैं, वो एक दूसरे से थोड़ी सी अलग हैं, इतनी ज़्यादा अलग नहीं है, मतलब MCQs हैं। ठीक है, दूसरा जो फॉर्म है, दूसरा जो टेस्ट है, उसमें भी MCQs हैं, बट ये कि उसमें साइनोनियम्स हैं, उसी MCQs के साइनोनियम्स हैं। ठीक है, द टेस्ट फॉर्म्स शुड बी आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स, कंटेंट, डिफ़िकल्ट लेवल। MCQs जो आप दूसरा टेस्ट बनाएंगे वो जी आइडेंटिकल होना चाहिए आपके पहले फॉर्म के साथ। किस में, नंबर ऑफ आइटम्स में, जो आप बीच में आइटम्स डाल रहे हैं, जो कंटेंट डाल रहे हैं, और जो डिफ़िकल्टी लेवल आप बीच में रख रहे हैं। ठीक है, अब जी आप दोनों जब टेस्ट लेंगे और उन दोनों के स्कोर्स को कोरिलेट करेंगे आपस में, और अगर वो दोनों एक दूसरे के आसपास हों तो समझे आपका टेस्ट क्या है, रिलायबल है। ठीक है, बेसिकली तो आप एक ही चीज़ टेस्ट कर रहे हैं ना, वो अलग बात है कि आप थोड़े से उसे तोड़ मड़ोड़ करके थोड़े से अलग वे में अगले से टेस्ट ले रहे हैं। तो जी ये जी रिलायबल हो गया आपका टेस्ट। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जी, अब ये दिमाग की नहीं करने के लिए, पता नहीं मुझे नहीं समझ आता इससे क्या हम रिलायबिलिटी हमें कैसे पता लगेगी। खैर, डिस्क्रिमिनेटिव पावर जी, आपका अगर टेस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना, फ़र्क कर पा रहा है आपके क्लास में मौजूद इंटेलिजेंट स्टूडेंट में, लाइक स्टूडेंट में और ना लाइक स्टूडेंट में, तो जी आपका टेस्ट क्या होगा, वो जी रिलायबल कहलाएगा और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर वो रखता होगा। द टेस्ट शुड कंटेन डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन। सारे बच्चे सारा चीज़ों का जवाब तो नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होगा वो जी टेस्ट अच्छा देगा, वो सारे क्वेश्चंस का जवाब देगा, और जो नालायक होगा उसे कुछ नहीं आता होगा, वो आसान सवालों का जवाब दे सकता है, वो मुश्किल सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तो जी जब आपका इस तरह का टेस्ट हो जिसमें आप फ़र्क कर पाएँ अपने लायक स्टूडेंट में और नालायक स्टूडेंट में, तो जी वो क्या है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर रखता है आपका टेस्ट, वो फजूल। प्रैक्टिकलिटी आपके जी टेस्ट में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, इससे मुराद है प्रैक्टिकलिटी रेफर्स टू द ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट के मतलब टीचर जो है वो आपको वो जो मार्क्स हैं मार्किंग में उसे आसानी हो, ये ना हो कि बस जी सारा आपने जो है कॉन्सेप्चुअल दे दिया है और सब टेस्ट और बच्चों से उनके ओपिनियन वगैरह पूछ रही हैं, एक ऑब्जेक्टिविटी आपके टेस्ट में है नहीं। तो जी इस तरह का टेस्ट होना चाहिए जो कि स्कोरिंग में आसानी हो और जिसको एडमिनिस्टर करना भी आसान हो टीचर के लिए। प्रैक्टिकलिटी ऑफ द टेस्ट डिपेंड्स अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़, मार्किंग में आसानी हो, स्कोरिंग में आसानी हो, समझने में आसानी हो और इकोनॉमी में आसानी हो। इकोनॉमी से मुराद है कि जो टेस्ट ले रहे हैं जो बच्चे, वो जी आपने उनको लूट नहीं लेना कि मतलब जी बस छोड़ दें 10,000 दे के, जैसे ये MD कैट के टेस्ट इतने ज़्यादा महंगे होते हैं, इतनी ज़्यादा फीसिस होती हैं इनकी,
तो ये काम नहीं करना। प्रैक्टिकलिटी यही होती है कि जी बच्चा जो है वो टेस्ट वो उसको पैसे के लिहाज से इतने उसके ऊपर भारी ना पड़े, ठीक है। और ये कि कोई प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड उससे टेस्ट लिया जाए जो वो दे भी सके। ये नहीं है कि आपने 45 चैप्टर दे के और आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी बच्चा टॉप करे, वो कैसे इतना सिलेबस कवर करेगा। बहरहाल ये सब चीज़ें किताबी हैं, हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते ना, हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। कंपैरेबिलिटी जी, कंपेयर आप अपने स्कोर्स को, अगर आपका टेस्ट जो है उसके स्कोर्स को आप कंपेयर कर पा रहे हैं तो जी वो कंपैरेबिलिटी कहलाती है। मतलब देखें, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट आप देने गए हैं, यहाँ पे इन्होंने वैसे बताया है, अ टेस्ट पोजेसेस कंपैरेबिलिटी व्हेन स्कोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स यूज कैन बी इंटरप्रेटेड इन द टर्म ऑफ अ कॉमन बेस दैट हैज़ अ नेचुरल और एक्सेप्टेड मीनिंग। मतलब कि अगर देखें ना, जैसे कि ये इतना टेस्ट का स्कोर आया है तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो जी अगर आप इस तरह अपने स्कोर को कंपेयर कर पा रहे हैं तो जी आपका जो टेस्ट है वो क्या कहलाता है, कंपैरेबिलिटी उसमें होती है। ये चीज़ जी आ गई है कंपैरेबिलिटी में, ठीक है, कि जी कंपेयर कर पा रहे हैं। अब इसमें उन्होंने कहा है देयर आर 2 मेथड्स फॉर इस्टेब्लिशिंग कंपैरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट पैरेलल फॉर्म्स ऑफ टेस्ट। मतलब जैसे कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होते कि फ़र्स्ट शिफ्ट में कोई और फर्स्ट शिफ्ट में होता है एक पेपर, एक फॉर्म होता है पेपर का, और सेकंड शिफ्ट में कोई और फॉर्म होता है पेपर का, पर यह है कि बीच का मेथड एक ही होता है। वही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, मेथड एक ही होता है। इक्विवेलेंट पैरेलल फॉर्म्स ऑफ टेस्ट होता है वो। तो जी टीचर क्या करता है, एक जो है सही आंसर वाला टेस्ट या सही स्कोरिंग वाला टेस्ट ही अपने सामने रख लेता है और उसकी बेस पे फिर चेक करता रहता है स्कोर को या मार्किंग करता है, ठीक है। एक ये तरीका होता है कंपैरेबिलिटी का। एक होता है अवेलेबिलिटी ऑफ एडवोकेट नॉर्म्स। एडवोकेट नॉर्म्स से मुराद कि एक नॉर्म आपके सामने रख दिया गया है कि आपने एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट आप देने गए हैं, वहाँ पे जी उन्होंने कहा है 98% मार्क्स लाने वाला जी समझ लें ये प्रोफिशिएंट होगा लैंग्वेज में, ठीक है। एक नॉर्म सेट कर दिया उन्होंने। फिर जी उन्होंने कहा कि 91 वाला एवरेज होगा, हम उसे एवरेज करा देते हैं। फिर उन्होंने कह दिया 85 वाला जो होगा हम उसे लो क्या कहें, लो एबिलिटी वाला कह देंगे कि नहीं जी उसने अभी प्रोफिशिएंसी हासिल नहीं की, ठीक है। एक नॉर्म सेट हो गया कि 85 वाला इतना है, 91 वाला एवरेज है, 98 वाला प्रोफिशिएंट है। तो इसकी बेस पे आप अपने जो है स्कोर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उन नॉर्म्स के साथ। आपके 85 मार्क्स आएंगे तो आप ये कहलाएंगे, आप 91 आपका आएगा तो आप वो कहलाएंगे, एवरेज कहलाएंगे, आप 98 पे आएंगे तो आप प्रोफिशिएंट कहलाएंगे। होप सो ये जी कंपैरेबिलिटी का जो है आपको पता लग गया होगा मीनिंग। देखें ना, उन्होंने कहा है इंटरप्रेटेड इन द टर्म ऑफ कॉमन बेस। एक बेस आपको प्रोवाइड कर दी गई है कि जी ये आपकी स्कोरिंग की बेस है, इससे जी कंपेयर कर लें अपने स्कोर्स को। सिंप्लिसिटी जी, सिंप्लिसिटी मीन्स दैट द टेस्ट शुड बी रिटन इन अ क्लियर, करेक्ट एंड सिंपल लैंग्वेज। बस अवॉइड एम्बिगुअस क्वेश्चन एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन। स्कोरेबिलिटी क्या है जी, आपका जो टेस्ट है वो जी इजी टू स्कोर होना चाहिए, कोई इतना कोई हवा नहीं होना चाहिए, ना इतना कोई सब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए कि जी आप उसने एग्ज़ामिनर ने आपसे जो है ओपिनियन वगैरह पूछे हैं तो जी अब वो बैठा हुआ है करने के जी इसका ये ओपिनियन ठीक भी है कि नहीं, इसको कितना स्कोर देने चाहिए, फलाना ढमकाना जो भी। Scoreability also means that each item in the test has its own mark
related to the distribution of marks given by the Ministry of Education MCQs। स्कोरेबिलिटी का यह भी मीनिंग होता है कि आपके टेस्ट में हर आइटम जो आपको दी जा रही है उसकी मुकम्मल स्कोरिंग होनी चाहिए, उसके साथ लिखी होनी चाहिए कि ये इसका इतना स्कोर है, इसके इतने मार्क्स हैं। ठीक है, बस जी। टॉपिक नंबर 33 पे आ जाएंगे टेस्टिंग कम्युनिकेशन स्किल्स जी। 4 टेस्ट ऐसे मौजूद हैं जिसके बेस पे कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। रीडिंग टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट एंड लिसनिंग टेस्ट। रीडिंग टेस्ट में क्या जी आता है, ज़ाहिर सी बात है आपसे रीडिंग का टेस्ट लिया जाता है। टेक्स्ट फॉर रीडिंग टेस्ट शुड बी ऑथेंटिक एंड टेस्ट मस्ट बी टेकन फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर MCQs। राइटिंग टेस्ट में जी आपसे राइटिंग के टेस्ट लिया जाता है। स्पीकिंग टेस्ट में जी आपसे स्पीकिंग का टेस्ट लिया जाता है। द एग्जामिनर will mark the speaking test of English language on the basis of 4 things। 4 things पे जी आपके स्पीकिंग टेस्ट का एग्जामिनर टेस्ट लेता है इंग्लिश लैंग्वेज में। वो क्या है, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। ये आप किस फ्लुएंसी से लैंग्वेज बोल रहे हैं और किस तरतीब से आप अपने जुमले बोल रहे हैं। लेक्सिकल रिसोर्स, आप कौन कौन से लेक्सिकल्स जो हैं वो अपने स्पीकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, क्या क्या ग्रामेटिकल जो है कंस्ट्रक्शंस आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या एक्यूरेसी है, किस तरह आप सही तरह अपने जुमले अदा कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन जी आ जाती है। लिसनिंग टेस्ट पे आ जाए जी, ज़ाहिर सी बात है इसमें आपकी लिसनिंग स्किल पे का जो है टेस्ट लिया जाता है कि आप साउंड्स में कैसे फ़र्क कर पा रहे हैं, आप कैसे इंटोनेशंस को पहचान पा रहे हैं, आप कहाँ पे स्ट्रेस को पहचान पा रहे हैं कि कहाँ पे किसने कैसे स्ट्रेस डाला, क्या पैटर्न है उसका। और जी ऐसे ही है बस कुछ। टॉपिक नंबर 34 पे आ जाएंगे टेस्टिंग लैंग्वेज सब स्किल्स जी। अब सब स्किल्स की टेस्टिंग पे आ जाए जी। वोकैबुलरी टेस्ट आते हैं, ग्रामर टेस्ट आते हैं, प्रोनाउंसिएशन टेस्ट आते हैं, यूजिंग वेब फॉर लैंग्वेज टेस्टिंग आती है इसमें जी। वोकैबुलरी टेस्ट में जी MCQs देख लें। अ टेस्ट फॉर नॉलेज एज ऑफ meaning or use of a selected test of verb selected list of words that is often used as part of an intelligence test is known as vocabulary test। इसमें जी आपसे ऐसे मीनिंगफुल वर्ड्स का जी टेस्ट लिया जाता है। कुछ ऐसी सिलेक्टेड लिस्ट है जो कि वर्ड्स की बनाई जाती हैं और उसका टेस्ट लिया जाता है। और ये ऑफन इंटेलिजेंट टेस्ट में भी ये इन चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है और या इसी चीज़ का वोकैबुलरी टेस्ट में भी टेस्ट लिया जाता है। फिर जी ग्रामर में ग्रामर का टेस्ट लिया जाता है। प्रोनाउंसिएशन में इसका टेस्ट लिया जाता है। द आइडियल वे ऑफ टेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन इज़ टू एक्चुअली लिसन टू द लिसनर MCQs। देन जी बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।